नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग जो होमवर्क सीरीज चला रहे थे, आपको सुबह को डेली आपको हिस्ट्री चला रहे हैं। उसके बाद दोपहर के समय में, इवनिंग के समय में आपको चला रहे थे इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया उसके जगह पे अब साइंस हम लोग चलाएंगे, ठीक है। और रात को बिहार स्पेशल चला रहे थे, उसके जगह पे अब पॉलिटी चलाएंगे, पॉलिटी, ठीक है। इसी रिगार्डिंग आपको बता दें कि जो आज से हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट किए हैं, बायोलॉजी में 2 चैप्टर हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए, जुलाई से एग्जाम स्टार्ट है बिहार पुलिस के लिए, मेन रूप से बिहार पुलिस के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको हम बताएंगे कि किस किस पॉइंट को आपको याद रखना है एग्जाम भी वो पॉइंट से, ठीक है। सभी को याद नहीं रखना है, इतना को ही याद रखना है जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट का वीडियो आपको बहुत कुछ, दोनों चैप्टर लगभग बहुत सारा फैक्ट आपको कंप्लीट करवा देगा। चैनल पर नया तो चैनल को जुड़ जाइए और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव आप ज्ञान बिंदु का हमारे चैनल पे लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान के बारे में देखते हैं। बायोलॉजी यह विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायो का अर्थ है जीवन और लोंगोस का अर्थ है अध्ययन। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। ये सब पॉइंट को आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। हम जो कहेंगे उसी को याद रखना है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने किया था। ये पॉइंट को आपको याद रखना है कि जीव विज्ञान जो पॉइंट है उसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लेमार्क के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेमार्क कहाँ का था, फ्रांस का। ये नहीं याद रखना है कि वो कहाँ का था, बस आपको यही याद रखना है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क किया था। ट्रेविरेनस जर्मनी वैज्ञानिक ने 1801 में किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये वाला जो फैक्ट आप देख रहे हैं, ये वाला फैक्ट को आपको याद कर लेना है या लिख लेना है, जितना भी फैक्ट है ये, इसमें एक भी नहीं छूटना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहा जाता है एपीकल्चर। सेरीकल्चर जो है रेशम पालन के अध्ययन को कहा जाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है। माइक्रोलॉजी आपको कवकों का अध्ययन। पाइकोलॉजी कहा जाता है किसको, आपको शैवालों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी कहा जाता है पुष्प के अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी आपका मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी आपका कीटों का अध्ययन। एंड्रोलॉजी आपका वृक्ष झाड़ियों का अध्ययन। और फियोलॉजी आपका सर्पों के अध्ययन। सोरोलॉजी आपका छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर आपका कोष्ठों पेड़ों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर आपका उद्यान जीव विज्ञान, ठीक है। और फ्लोरिकल्चर आपका फूलों का अध्ययन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मोस्ट VBI है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग पॉइंट देखते हैं। जीव विज्ञान व क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रति दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 BC के काल में हुआ था। उन्होंने सर्वप्रथम पौधे और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। अरस्तु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये जो पॉइंट हम VBI किए हुए हैं, इसको आपको याद रखना है। क्या, अनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल ने दिया। जीव सिद्धांत कौन दिया, DH मॉर्गन ने। उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया हैग्रो डी ब्रीज ने दिया, ठीक है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने दिया। जीव द्रव्य का सिद्धांत हर्टविग ने दिया। आपको ये पॉइंट याद रखना है, बहुत VBI है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। जैसे DNA द्विकुंडल आपका मॉडल किसने दिया, वाटसन और क्रिक। ये सब क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है पहले, इसलिए आपको हम बोल रहे हैं। चलिए जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूह में विभाजित किया गया, पहला जंतु जगत व दूसरा वनस्पति समूह। लिनियस ने अपनी पुस्तक एस्टीमा नेचुरली, मोस्ट VBI है, इसको याद रख लीजिएगा। लिनियस का पुस्तक का नाम क्या था, एस्टीमा नेचुरल, ने संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत पादप में आपको डिवाइड किया। किसमें, प्लांट किंगडम और आपका एनिमल किंगडम, ठीक है। एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। अब हम लोग देखेंगे उसके बारे में लिनियस के अनुसार। चलिए, लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की थी उसी को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा बायोलॉजी के आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है, लिनियस को। नेक्स्ट, जीवधारियों के 5 जगत होते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिजिन्स। देखिए, परंपरागत द्विगत वर्गीकरण के स्थान पर अंत हिट्टेकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में
5 जगत प्रणाली के अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। आपको ये 5 पॉइंट कौन कौन सा है आपको दे देता है कभी कल बीच में ऑप्शन, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। ये किसने दिया था? हिटेकर, हिटेकर द्वारा ये दिया गया था, हिटेकर। आप याद रखिएगा, हिटेकर के द्वारा ये 5 जगत दिया गया था। आपको दे देगा पादप, कहेगा क्या ये बताइए, ये जो है 5 किंगडम जगत के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? आपको यहाँ पे याद रहेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक चीज और देखते हैं। आप लोगों को बिहार पुलिस के लिए जो है अब इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट आपको याद नहीं रखता, लेकिन हम सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें देख लेते हैं। जैसे मोनेरा के बारे में देखते हैं। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु इसी जगत के भाग है। जैसे तंतुमय जो जैसे रबर की जैसे फैलता है, ये सब मोनेरा का ही भाग है, याद रखिएगा। लेकिन आपको ये सब याद नहीं रखना है, बिहार पुलिस में नहीं आएगा यहाँ क्वेश्चन। ठीक है, प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय इक्वेटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप और जंतु के बीच की युगलीना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश स्वपोषित प्रकाश के अभाव में इतर पोषित इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। देखिए स्वपोषित मतलब क्या होता है ना, कि खुद ही कोई भी चीज ग्रहण करे, खुद ही कोई चीज आदमी करता है तो स्वपोषित करता है, कहलाता है। जैसे प्रोटोजोआ वगैरह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पादप जो होता है, इस जगत के प्राय सभी रंगीन बहु कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी पादप जीव सम्मिलित है। जैसे शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय पौधे किसी जगत में अंग है। मतलब क्या, रंगीन जितने भी प्रकार होंगे, फूल वगैरह जो भी चीज हो गए, वो पादप में आता है। कवक देखते हैं। इस जगत में वह यूकोरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें अवशोषण द्वारा आपका पोषण होता है। ये सभी इतर पोषी है, परजीवी अर्थात मर्द। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आपको बस एक ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। ये तीनों चारों पॉइंट हम बताए हैं, उसको याद नहीं रखना, बस ये रखना है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? कोई जैसे पेड़ है, उसके बाहर का जो छाल है कोशिका भित्ति कहलाती है। ये कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जंतु। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु भूमि यूकोरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इन मेटाजोआ कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृत्रिम आपको दे देगा। सरीसृप एक ही जगत में आता है, जंतु जगत में। पक्षी किसका भाग किस जगत में आता है? पक्षी जंतु जगत में, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति। देखिए यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट होगा। जैसे कोरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहते हैं? कोरोलस लिनियस ने जीवों को द्विनाम पद्धति प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलाकर के बना हुआ है। पहला शब्द वंश है और दूसरा आपका जाति। कोई भी जीव है उसका पहला वंश होता है, दूसरा जाति होता है। ठीक है, वंश तथा जाति नामों के बाद वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, जिससे सबसे पहले उस जाति को खोजा जाता है जिसने इस जाति का सर्वप्रथम वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। देखिए मानव का क्या है? होमो सेपियंस। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, होमो मतलब वंश हो गया, और जिसकी एक जाति सेपियंस है। लीन वास्तव में लीनियस है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट दिया है, इसको याद बस कर लीजिएगा आप, ये वैज्ञानिक नाम। ठीक है, जैसे मनुष्य का होमो सेपियंस, जैसे मेढक का राना ट्रिगिना, ये सब क्या है? बिल्ली का, आपको कुत्ता का, ये सब आप याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा इंपोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा चैप्टर हम लोग। उस चैप्टर में बस आपको क्या क्या याद करना है हम बोल दिया है। एक तो ये वाला पॉइंट याद करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे 1-2 पॉइंट काइटिन वगैरह था, ये याद करना है बस आपको। और आपको ये वाला याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं याद करना इसमें। ठीक है, पहला चैप्टर में। चलिए अब सेकेंड की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर से बनता है क्वेश्चन। ठीक है,
हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट दोस्तों, चलिए जीव द्रव्य के बारे में देखते हैं कोशिका चैप्टर में। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने, ठीक है, 1839 ईस्वी में। आपको पूरे नहीं याद रखना है, जीव द्रव्य ऐसे करके लिखना है, उसके आगे खोजकर्ता नामकरण पुरकिंजे और डेट आपको 1839 में, बस। नेक्स्ट, यह एक तरल गाढ़ा रंगीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के कारण होती है, इसलिए जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार। यह सब कुछ पॉइंट आपको याद नहीं रखना है। जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है। जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है। कौन कौन सा? कोशिका द्रव्य और आपका केंद्रक द्रव्य। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका के केंद्रक, जैसे कोई भी चीज है उसका केंद्रक कहाँ होगा? बीच वाला भाग, एवं कोशिका झिल्ली, ये जो झिल्ली आपको दिख रहा है इसके बीच में क्या होता है? जीव द्रव्य होती है, जीव द्रव्य होती है। केंद्रक द्रव्य, यह कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर में स्थित होती है। जीव द्रव्य में 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ऑक्सीजन इसमें 76% होती है, कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना, नाइट्रोजन इतना। बहुत बार क्वेश्चन बनता है जीव द्रव्य में सबसे अत्यधिक कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। जीव द्रव्य में लगभग 80% क्या होता है? पानी होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, इसको याद कर लीजिएगा। जीव द्रव्य में अकार्बनिक कार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है 81 अनुपात आपका 19, मतलब अकार्बनिक ज्यादा होते हैं, कार्बनिक कम होते हैं। ये याद नहीं रखिएगा तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई, संरचनात्मक इकाई है। एंटोनो वान लिवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। आपको पूछा जाएगा कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? लिवेनहॉक। सबसे पहले किसने देखा? लिवेनहॉक। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को काइटोलॉजी कहा जाता है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? काइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। यहाँ से 3 फैक्ट बनता है। कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? लिवेनहॉक ने देखा। नाखून ऐसे चबा रहा था, देखा नाखून में छोटा सा एक चीज है, बोला ये तो कोशिका है। किसने देखा सबसे पहले? लिवेनहॉक। अच्छा, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं काइटोलॉजी। और कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। तीनों क्वेश्चन बनता है, तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दिया है कोशिका में जल की मात्रा इतनी होती है, प्रोटीन इतनी होती है, कार्बोहाइड्रेट इतनी होती है। आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म ग्लेस्टोमा की है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे छोटी कोशिका इकाई किसकी है, तो ये याद रखिएगा, ये दोनों, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका। हम लोग का जो मस्तिष्क का कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। लेकिन एक बार क्षतिग्रस्त होने के बाद कौन सी कोशिका विकसित नहीं होती है? तो वही तंत्रिका कोशिका ही विकसित नहीं होती है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका आपका शुतुरमुर्ग के अंडे का हो जाएगा, ठीक है। सबसे लंबी यहाँ बोली गई है, सबसे बड़ी यहाँ बोली गई है, दोनों में अंतर समझिएगा। लंबी मतलब हो जाता है कि उसको घुमा करके एक जगह किया गया है। सबसे लंबी आपका तंत्रिका हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगा कौन सा? शुतुरमुर्ग के अंडे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोशिका और बढ़ते हैं, क्या दिया गया है देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में मैथ्यूस स्लाइडेन ने थियोडर स्वान ने किया था। यद्यपि इसकी सिद्धांत बताने के लिए नहीं, इसको याद नहीं भी रखिएगा चलेगा। पहली बार रेडोल्फ बिर्चरोन ने स्पष्ट किया कोशिका विभाजित होता है, ये याद रखिएगा। कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बोला था? रेडोल्फ बिर्चो। नई कोशिका के निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। जो कोशिका पहले होती है उसके विभाजन के कारण ही नई कोशिका बनती है, ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद के बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये सब पॉइंट आपको समझने के लिए है, याद नहीं रखना है, ठीक है। जितना हम बोलते हैं याद रखने के लिए उतना रखिए, वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। केंद्रक होता है मुख्य अभिकर्ता। जो केंद्रक होता है, कोई भी चीज का बीच का भाग होता है, वो मुख्य आपका कार्य करने वाला होता है। नेक्स्ट, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। याद रखिएगा, दो प्रकार की। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है।
इनके डीएनए के सूत्र ही गुण सूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आपका आवरण इससे घेरे नहीं होते हैं। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित, इसको आप लोग याद नहीं रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। यूकोरियोटिक कोशिका, आपको बस दो याद रखना है, कोशिका दो भागों में पड़ता है, प्रीकोरियोटिक, यूकोरियोटिक, बस। यूकोरियोटिक, इस कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से युक्त होती है, बनी क्रोमेटिन के इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आपका आपका क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकोरियोटिक, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। कोशिका भित्ति किस में होती है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज की बनी होती है इसमें यूकोरियोटिक में। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है इसमें अनुपस्थिति होती है, प्रोकैरियोटिक में इसमें उपस्थिति होती है, ठीक है। राइबोसोम की बात करते हैं यदि, इसमें 70S राइबोसोम होते हैं, इसमें 80S। ये सब आपको पॉइंट जो है नहीं भी याद रखिएगा तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, चल जाएगा। चलिए, लेकिन इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा ऊपर ऊपर से, लेकिन उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है। चलिए, कोशिका मुख्य भाग क्या हो जाएगा, कोशिका का मुख्य भाग, कोशिका भित्ति, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। ये कोशिका के निश्चित आकृति आकार बनाने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। आपको बता देते हैं, कोशिका भित्ति जो होती है एक पेड़ है जैसे, इसके चारों तरफ छाल जो होती है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये सेल्यूलोज का बना होता है, ये याद रखिएगा। कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, ये पूछा गया है। कवक जैसे काइटिन पाई जाती है, ऐसे ही कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं आपको रखनी है। कोशिका झिल्ली, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपरागमय झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने आने वाले अंदर से बाहर पदार्थ निर्धारण करता है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। आपको ये याद रखना है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे तरल क्रिमियन नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण सतह भीतर प्रोटीन पारस्परिक गति है। देखिए, आपको हम जितना पॉइंट बोलते हैं उसी को याद रखिए, आपका क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा बिहार पुलिस में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तारककाय, इसकी खोज बारबेरी ने किया था। ये सब आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना, ये सब याद नहीं रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, राइबोसोम देखते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा जी.एन. प्लेट ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था। 1958 में रोबोट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड है। आपको इसको याद रखिएगा, आरएनए का बहुत बार फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन संश्लेषण के उपयुक्त स्थान आपका प्रदान करती है, अर्थात ये प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहती है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। पहले याद रखिएगा राइबोसोम को खोज किसने किया, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिए। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, बस हो गया उसका। स्तनी के लाल रुधिर कणक में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्योत जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं, राइबोसोम के जान लिए। माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं, इसकी खोज किया था अल्टमैन ने 1886 में, डेट भी याद रखिएगा। अच्छा, राइबोसोम जो होता है कोशिका में क्या होता है, ये मापे जाएंगे। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होती है इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा होती है, इसलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति कहते हैं। आपको भूला जाएगा, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया का। एक ये पॉइंट रखिए, ये पॉइंट रखिए, ये पॉइंट याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। माइक्रोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डीएनए केंद्रक के अलावा माइक्रोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइक्रोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। गोल्जी काय देखते हैं, इसकी खोज किसने किया था, ये पॉइंट याद रखिए, कैमलिट गोल्जी ने। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन
देख लेते हैं और कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। कुछ नहीं और याद रखना है, लाइसोसोम देखते हैं। इसकी खोज किसने की? डी डुर्बेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, ये लाइसोसोम जो होता है, हम आपको समझाते हैं, शरीर में बहुत सारा ऐसा पदार्थ हो जाता है जो हानिकारक हमारे बॉडी के लिए होता है, उसको खत्म कौन करता है? लाइसोसोम करता है। ठीक है, लाइसोसोम कहता है। ठीक है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली पूछा जाएगा, किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आत्महत्या की थैली, ऐसी खोज किसने किया, बस वो याद रखिए, बाकी आपको याद नहीं रखना है। एक ये पॉइंट है कि जो अम्लीय परिस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि पाचन में सक्षम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। स्तनधारी जो होती है उसके रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं? नहीं पाया जाता है। लवक, यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, अवर्णी लवक, आपका वर्णी लवक। हरित लवक क्या होता है, आपको बताते हैं हरित लवक के बारे में। हरे प्रकाश के, हरे रंग का पदार्थ परिवर्तित, इसकी सहायता पौधा प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। जो पौधा पेड़ पौधा होता है, हरित लवक के कारण ही क्या होता है? प्रकाश का संश्लेषण होता है। ठीक है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इससे राइबोसोम पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति में स्वीकृति के लिए योग्य बनाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम Mg एवं क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज, लोहा, Cu, तांबा पाया जाता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हरित लवक में आपको पूछेगा रसोई घर किसको कहा जाता है? ठीक है, हरित लवक को। इसमें राइबोसोम होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पत्तियों का रंग पीला उनमें केरोटीन के निर्माण के कारण होती है। ये भी याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, वर्णी लवक के अन्य उदाहरण, टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में केरोटीन, और आपको चुकंदर में विटामिन। देखिए वर्णी लवक के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। वर्णी लवक ये रंगीन लवक होते हैं जो प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग में पाए जाते हैं, जैसे पुष्प, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। आप देखे होंगे रंग बिरंग का सब्जी हमें देखने के लिए मिलता है। तो किस कारण से रहता है? टमाटर में आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, किस कौन सा टमाटर की लाल रंग किसके कारण होती है? तो लाइकोपेन के कारण। गाजर की रंग जो है किसके कारण? केरोटीन के कारण। चुकंदर के रंग जो होते हैं विटामिन के कारण। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट होता है, वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक को फाइकोसाइनिन कहते हैं। फाइकोसाइनिन कहते हैं, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। रसधानी देखते हैं। यह कोशिका भित्ति की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। रसधानी एकल झिल्ली से आवर्त होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रक के बारे में देखते हैं। केंद्रक, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। आपको याद रखना है, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रूप में बिखरा दिखाई देने इसे क्रोमेटिन कहा जाता है। याद रखिएगा, सिर्फ आपको खोज इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म रखिएगा, डिऑक्सीराइबोसिन एसिड। इसका फुल फॉर्म ये याद रखिएगा, पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, और देखिए गुणसूत्र के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे मानव में 23 जोड़े होते हैं, चिंपांजी में 24 जोड़े होते हैं, बंदर में 21 जोड़े होते हैं। ये गुणसूत्र के बारे में दिया गया है। तो गुणसूत्र को क्या है कि आपको कुछ कुछ पॉइंट याद रख लेना है गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, किसमें कितना पाया जाता है, वो गुणसूत्र का एक चार्ट दिया गया है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। इसमें एक आपको पॉइंट हम बताते हैं, जैसे जी.डी. वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा। ठीक है, इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज मिला था। ये पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना द्वारा किया गया था, याद रखिएगा।
जैसे यहाँ पर एक पॉइंट आपको देखते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हम बताते हैं। समसूत्री विभाजन के पश्चात सबसे छोटी होती है वो केवल 2-3 में समाप्त होती है। आपको अर्धसूत्री विभाजन फार्मर और मुर्रे ने कोशिका की खोज विभाजन किया था। देखिए अर्धसूत्री विभाजन की खोज किया था बीजमैन ने, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीजमैन ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। और आपको इस कुछ अभी नहीं याद रखना है, हम जो जो बोलते हैं आपको वही याद रखिए, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो आप लोग को फिर तैयारी नहीं हो पाएगा, बहुत कम समय है, ठीक है, बहुत कम समय है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, आरएनए, टीआरएनए, ठीक है, और आपका एमआरएनए। इसको बोला जाता है राइबोन्यूक्लिक आरएनए, ठीक है, इसको बोला जाता है टी ट्रांसफर, इसको बोला जाता है आपका एम मैसेंजर। याद रखिएगा, तीनों का फुल फॉर्म याद रखिए, बाकी आप लोग कुछ नहीं याद रखिएगा, हम जो बता रहे हैं, ठीक है। पादप और जंतु कोशिका में अंतर, अगर इसको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा अपने बोलेंगे याद रखने के लिए। हाँ, इसको जरूर याद रखिए, मोस्ट वीवीएम लगाए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए ही रखिए, ठीक है। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा दोनों चैप्टर में। कोशिका विभाजन का सर्वप्रथम 1855 में विचारू रूप से देखा गया, ठीक है। कोशिका विभाजन के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज और देखना है, कुछ अब यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, आपको इतना बस कर लीजिए, दोनों चैप्टर आपका कंप्लीट हो। देखिए हम मोटा मोटी आपको पढ़ाए हैं, हम डीप में जाकर पूरे नहीं पढ़ाए हैं दोस्तों, मोटा मोटी पढ़ाए हैं, हम बोले जितना याद करने के लिए, अगर आप लोग कर लेते हैं तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।